नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल शाही। आज हम लोग शिक्षण सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करेंगे। शिक्षण सिद्धांतों की आवश्यकता क्यों है, सबसे पहले इसको जान लेते हैं। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने, शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षण सिद्धांतों की आवश्यकता को निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया है। पहला, बालक के व्यवहार परिवर्तन हेतु परिस्थितियां उत्पन्न करता है। आप जानते हैं कि शिक्षा प्रक्रिया का मुख्य केंद्र बालक का व्यवहार परिवर्तन या अधिगम होता है। शिक्षक का कार्य अधिगम के लिए आवश्यक परिस्थितियां उत्पन्न करना होता है। कक्षा की औपचारिक परिस्थितियों में होने वाले अधिगम का प्रत्यक्ष संबंध शिक्षण से होता है। अतः शिक्षक को शिक्षण प्रक्रिया के अर्थ, स्वरूप और उसके विभिन्न चरों एवं उनके पारस्परिक संबंध तथा मान्यताओं के बारे में पूर्व ज्ञान आवश्यक है। यह ज्ञान शिक्षण सिद्धांतों से शिक्षक को प्राप्त हो जाता है, इसलिए शिक्षण सिद्धांतों की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा बिंदु है कि शिक्षण प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए यह एक मार्गदर्शन का काम करता है। कुछ विद्वान यह प्रश्न उठाते हैं कि जब अधिगम सिद्धांत इतने विकसित हैं तो शिक्षण सिद्धांतों की आवश्यकता क्यों है। ब्रूनर ने कहा है कि शिक्षक को वर्णनात्मक सिद्धांतों की आवश्यकता तो नहीं होती, उसे उपचारात्मक सिद्धांत चाहिए। और लर्निंग के सिद्धांत वर्णनात्मक सिद्धांत हैं जो यह स्पष्ट करते हैं कि किस घटना के बाद क्या होता है। किंतु शिक्षण सिद्धांत यह बताता है कि यदि कोई पढ़ाना चाहता है तो किस प्रकार से अच्छे ढंग से पढ़ा सकता है, किस प्रकार से शिक्षण में सुधार कर सकता है। इसलिए शिक्षण सिद्धांतों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि शिक्षण सिद्धांत मार्गदर्शन प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट है, शिक्षण सिद्धांत नवीन शोधों के लिए मार्ग प्रस्तुत करता है। जैसा कि हमने बताया कि शिक्षण सिद्धांत जो है वह शिक्षण संबंधी शोध परिकल्पनाओं के निर्माण में मदद करता है और व्यवहार में उसका परीक्षण भी किया जा सकता है। जो तथ्य प्राप्त नहीं है, उन तथ्यों को प्राप्त करने में शोधकर्ता को एक तरह से दृष्टि प्रदान करता है। इसलिए शिक्षण सिद्धांतों की शिक्षा में आवश्यकता है। नेक्स्ट बिंदु है, इसके माध्यम से चरों का पता लगाया जाता है, साथ ही शिक्षण पर होने वाले उसके प्रभावों को भी देखा जाता है। स्पष्ट है कि शिक्षण सिद्धांत में जो हम चर वेरिएबल्स प्रयोग करते हैं, टीचिंग एड्स है, अपनी विधि है, उसको हम पता लगाते हैं और उसका शिक्षण पे क्या प्रभाव पड़ता है इसको देखने की कोशिश करते हैं। शिक्षण सिद्धांतों का अध्ययन करके शिक्षक को यह बोध हो जाता है कि शिक्षण में कौन से प्रभावी चर हैं और अधिगम पर उसका क्या और कैसे प्रभाव पड़ता है। इसलिए शिक्षण सिद्धांतों की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है, पुराने शोध कार्य को नवीन शोध से रेनफोर्समेंट मिलता है। कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षण सिद्धांतों के माध्यम से पुराने शोध कार्यों को नवीन शोध से अनुपोषण मिलता है, यानी कि एक तरह से पृष्ठपोषण मिलता है, एक तरह से रेनफोर्समेंट मिलता है, और जिसका आगामी शोध के लिए या नए शोध के लिए एक तरह से दिशा मिलती है। नेक्स्ट है, शिक्षण को सरस, उपयोगी, बोधगम्य और सुरुचिपूर्ण बनाने में मदद करता है। क्लियर है कि इसके द्वारा यानी शिक्षण सिद्धांतों के द्वारा शिक्षण परिस्थितियों को हम सरल और स्पष्ट ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि बालक की प्रकृति को समझकर उसके अनुसार शिक्षण के सिद्धांतों का निरूपण करता है। यानी शिक्षण संबंधी ज्ञान को नवीन परिस्थितियों में प्रयोग किया जा सकता है। नवीन अनुदेशन प्रणाली एवं शिक्षण विधियों का विकास एवं प्रयोग इसके द्वारा
संभव होता है। नेक्स्ट है कि शिक्षण सिद्धांत अच्छे शिक्षण और उसमें सुधार करने में सहायता प्रदान करता है। यानी कि अगर हम अच्छा शिक्षण करना चाहते हैं या फिर जो भी हमने शिक्षण किया उसमें जो त्रुटियां हैं उसमें अगर सुधार करना चाहते हैं तो इसमें हमारे शिक्षण सिद्धांत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट है, इससे शोधकर्ता एवं शिक्षणकर्ताओं के मध्य संप्रेषण तथा विचारों के आदान प्रदान में सहायता मिलती है। शिक्षण के क्षेत्र में अनेक प्रयोग हुए हैं और उन प्रयोगों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि शोधकर्ता और शिक्षणकर्ता के मध्य शिक्षण सिद्धांत संप्रेषण या विचारों के आदान प्रदान में सहयोग करता है। नेक्स्ट है कि यह शिक्षण के नियोजन, क्रियान्वयन और मूल्यांकन के लिए आधार प्रस्तुत करता है। स्पष्ट है कि शिक्षण सिद्धांत शिक्षण के लिए नियोजन यानी कि हम प्लानिंग कैसे करें, किस रूप में करें, क्रियान्वयन उसका कैसे करें, इम्प्लीमेंट कैसे करें, और क्रियान्वयन के बाद उसका क्या प्रभाव पड़ा, कितना इफेक्ट पड़ा बच्चों के ज्ञान अर्जन पे, बच्चों के अधिगम पे, उसके लिए एक तरह से हमको बेस प्रदान करता है, यानी कि मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है, जिसके आधार पे हम आगामी शिक्षण में अपना सुधार कर सकते हैं या फिर इसी विधि को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। चलिए आते हैं हम शिक्षण सिद्धांत के प्रकार पे। सामान्यतः शिक्षण सिद्धांत के अनेक प्रकार हैं, जिसको मोटे तौर पे इन 3 प्रकार में विभक्त किया गया है। शिक्षण के आधारभूत सिद्धांत, शिक्षण के सामान्य सिद्धांत और शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। आज हम चर्चा करेंगे केवल शिक्षण के आधारभूत सिद्धांत पे। शिक्षण का आधारभूत सिद्धांत को वाल्टन ने 4 वर्गों में विभक्त किया है, जिसमें पहला है म्यूटिक सिद्धांत, दूसरा है संप्रेषण का सिद्धांत, तीसरा है परिवर्तन का सिद्धांत और चौथा है परस्पर खोज का सिद्धांत। म्यूटिक सिद्धांत, इस सिद्धांत के जन्मदाता सुकरात माने जाते हैं और इस सिद्धांत को आगे बढ़ाने का कार्य यानी व्यापक रूप देने का कार्य प्लेटो ने किया। सुकरात का यह मानना था कि आत्मा अमर है, जो बहुत से ज्ञान को सीखे हुए होती है। जन्म के समय इस सीखे हुए ज्ञान को आत्मा भूल जाती है। इस भूले हुए ज्ञान को पुनः स्मरण कराने या पहचान कराने की क्रिया ही शिक्षण है। सरल शब्दों में कहें कि शिक्षण वह प्रक्रिया है जो छात्र को अपने भूले हुए ज्ञान को याद कराने में सहायता करती है। ऐसा म्यूटिक सिद्धांत के समर्थक मानते हैं। इस विधि के 3 प्रमुख सोपान हैं। पहला है भ्रम से मुक्ति की प्रक्रिया। यहाँ पे क्रम लिख दिया गया है, गलती से टाइप हो गया, ये भ्रम है। भ्रम से मुक्ति की प्रक्रिया। इसमें छात्र को बताया जाता है कि जिसे वह अब तक सत्य मान रहा था वह झूठ है। दूसरा है बालक को यह बताना कि कुछ मान्यताएं सत्य हैं, यानी बालक को यह प्रत्याभिज्ञान कराना कि कुछ मान्यताएं सत्य हैं और कुछ झूठ हैं। तीसरा, इसे पुनः स्मरण कराने में सहायता प्रदान करना, यानी जो मान्यताएं सत्य हैं उसे पुनः स्मरण कराने में सहायता प्रदान करना कि ये मान्यताएं क्यों सही हैं। इसका अंतिम परिणाम ज्ञान होता है। म्यूटिक सिद्धांत वाले ये 3 पद उन्होंने बताए। शिक्षण द्वारा व्यक्ति में निहित गुणों का विकास होता है। सुकरात का विचार था कि मनुष्य का मस्तिष्क ज्ञान से भरा है। शिक्षा का कर्तव्य है कि बालकों को उसके मस्तिष्क में भरे हुए ज्ञान से परिचित कराए, उसे सार्वभौमिक सत्य का साक्षात्कार करने का अवसर प्रदान करें, और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने क्वेश्चन मेथड यानी प्रश्न विधि को उपयुक्त माना।
सुकरात ने ज्ञान को बाहर से लाने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया। उनके अनुसार प्रश्नों द्वारा छात्र के मन की शंकाओं का समाधान करके नवीन ज्ञान को आत्मसात करने के लिए उचित मार्ग की ओर ले जाना ही उपयुक्त शिक्षण है। इसके कुछ आधारभूत सिद्धांत हैं। इसमें पहला है ज्ञान देने से पूर्व जिज्ञासा उत्पन्न करना, यानी क्लास में जब हम टीचिंग करने जाते हैं तो बच्चों के अंदर ये जिज्ञासा उत्पन्न हो कि हम कुछ नया सीखें। दूसरा है रुचि के आधार पर ज्ञान देना, यानी कि बालक का जिसमें इंटरेस्ट हो उसके आधार पर हम ज्ञान देना। तीसरा इन्होंने सिद्धांत बनाया म्यूटिक के अंदर ही कि बाहरी ज्ञान को बालक के मस्तिष्क में बलात् न ठूसना, यानी बलपूर्वक जो बाहरी ज्ञान है उसे बलपूर्वक बालक को न दिया जाए। बालक जो चाहता है उस तरह से ज्ञान दिया जाए, उसकी इच्छा के अनुसार दिया जाए, उसकी रुचि के अनुसार दिया जाए। चौथा जो इसका आधारभूत सिद्धांत है वह है पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान का आधार बनाना। जब तक हम पूर्व ज्ञान को बेस नहीं बनाएंगे तब तक हम नवीन ज्ञान नहीं दे सकते। इसी नाते आपने देखा भी होगा पाठ्यपुस्तक कौशल में जब हम प्रश्न करते हैं यानी नवीन ज्ञान पढ़ाने की ओर हम अग्रसर होते हैं तो हम पूर्व ज्ञान को बेस बनाते हैं, पूर्व ज्ञान को आधार बनाते हैं और ये मानते हैं कि बालक इतना जान चुका, अब इसके बाद ये जानेगा इस शिक्षण में। और पांचवा है कि बालक को स्वाध्याय के लिए प्रेरित करना, यानी कि बालक जब तक खुद अध्ययन के लिए प्रेरित नहीं होगा तब तक सीख नहीं सकता, यानी कि स्वशिक्षण के लिए उसको प्रेरित करना। म्यूटिक सिद्धांत के अनुसार शिक्षण इसके आधार पे हम कह सकते हैं, इन सिद्धांतों के आधार पे हम कह सकते हैं कि म्यूटिक सिद्धांत के अनुसार शिक्षण वह क्रिया है जो छात्र को अपने अंदर से सत्य के खोज के लिए प्रेरित करती है। और इस सिद्धांत की जो विशेषताएं हैं इस आधार पे कि सिखाई जाने वाली विशेष सामग्री छात्र के अंदर निहित मानी जाती है। यह इस सिद्धांत की एक आवश्यक और दूसरे सिद्धांत से भिन्न विशेषता है। दूसरी जो विशेषता है कि यह सिद्धांत अधिगम के प्रत्यास्मरण सिद्धांत पर विश्वास करता है, यानी रिकॉल मेथड पे यह विश्वास करता है। बालक जो ज्ञान भूल चुका है, जो नॉलेज उसके अंदर नहीं है, पहले था इस समय नहीं है, तो उसको हम रिकॉल कराते हैं, प्रत्यास्मरण कराते हैं। तो यह सिद्धांत अधिगम के प्रत्यास्मरण सिद्धांत पर विश्वास करता है। यह भी इस सिद्धांत की एक आवश्यक विशेषता है कि विस्मृत ज्ञान का प्रत्यास्मरण स्वयं के अंतर्दर्शन द्वारा खोज से बिल्कुल भिन्न चीज है। और तीसरी विशेषता है कि इस प्रकार विशेष सामग्री और अधिगम की प्रकृति की दृष्टि से यह म्यूटिक सिद्धांत अन्य सिद्धांतों से भिन्न माना जाता है। नेक्स्ट सिद्धांत है संप्रेषण का सिद्धांत। सामान्यतः शिक्षण का अधिगम कुछ कहने, प्रदर्शन करने, कौशल, अभिवृत्ति तथा सूचनाओं को देने से लगाया जाता है। शिक्षा का यह अर्थ इस पर आधारित है कि शिक्षक के पास अधिक ज्ञान और सूचनाएं होती हैं जिन्हें छात्र नहीं जानता, और छात्र के लिए इस विषय ज्ञान को सीखने के लिए या यह विषय सामग्री को सीखने के लिए यह अच्छा तरीका है कि शिक्षक जो भी जानता है वह छात्रों को बताना चाहता है, उसके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता है। शिक्षक छात्रों के समक्ष इसको संप्रेषण के माध्यम से ही प्रस्तुत करते हैं। इसे ही शिक्षण का संप्रेषण सिद्धांत हम कहते हैं। संप्रेषण सिद्धांत संप्रेषण सिद्धांत का मुख्य जो संबंध है वह छात्रों को दी जाने वाली विशेष सामग्री के चुनाव, संगठन और प्रस्तुतिकरण से है। इसका जो मूल आधार है वो हर्बर्ट द्वारा दी गई पंचपदी योजना से मिलती है। हर्बर्ट द्वारा जो प्रस्तावित शिक्षण की सामान्य रूपरेखा है यानी पंचपदी योजना है, वह विश्लेषण, संश्लेषण संबंध, व्यवस्था, व्यावहारिक प्रयोग में है। और हर्बर्ट की इसी रूपरेखा को हम 5 पदों में विभक्त कर सकते हैं, जिसे हम 5 सोपान या पंचपदी सोपान के नाम से या पंचपदी प्रणाली के नाम से जानते हैं। जिसमें पहला है प्रस्तावना, दूसरा है प्रस्तुतिकरण, तीसरा है तुलना, चौथा सामान्यीकरण और पांचवा हम प्रयोग।
यानी कि हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली में सबसे पहले प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन, दूसरा है प्रेजेंटेशन, तीसरा है कंपैरिजन, चौथा है जनरलाइजेशन और पांचवा इम्प्लीमेंटेशन यानी कि प्रयोग करना, जिसे और परिष्कृत रूप में मॉरिसन ने अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, आत्मसात, व्याख्या और वर्णन के रूप में देखने की कोशिश की है। इस बहुप्रयुक्त विधि को शिक्षण की इकाई योजना के रूप में माना जाता है और यह चक्र पाठ्यवस्तु की प्रत्येक इकाई के साथ दोहराया जाता है। जब भी आप कोई पाठ्यवस्तु प्रस्तुत करते हैं तो ये जो पंचपदी है इसको हर लेसन प्लान में इसको रिपीट किया जाता है, इसको दोहराया जाता है। इसमें शिक्षक सामग्री को संगठित करता है और छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। अंत में छात्र ने जो कुछ भी सीखा वह उसे शिक्षक या अन्य छात्रों को बताता है और इस प्रकार संप्रेषण द्वारा वह सीखे हुए ज्ञान को संगठित एवं स्पष्ट कर लेता है। यदि देखा जाए तो यह विचार आज भी मान्य है कि पूर्व ज्ञान पर आधारित विषय को बच्चे जल्दी अच्छी तरह से सीख सकते हैं। कोई व्यक्ति जब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी विषय वस्तु को दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करता है या यूं कहें कि उसका स्पष्टीकरण करता है तो वह इस आशा से करता है कि वह समझ रहा होगा। यही संप्रेषण द्वारा शिक्षण कहलाता है। इस सिद्धांत की भी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे विषय सामग्री छात्रों को बाहर से दी जाने वाली वस्तु है। दूसरा है कि संप्रेषण सिद्धांत के लिए अधिगम का ज्ञानात्मक सिद्धांत आवश्यक है जो कि सीखने के लिए छात्रों के सजग प्रत्यक्षीकरण को महत्व देता है। तीसरा है कि मुख्य विधि उपदेशात्मक है। इसमें विभिन्न रूप में कथन, प्रदर्शन, प्रस्तुतिकरण सम्मिलित होता है। तो हम कह सकते हैं कि संप्रेषण सिद्धांत वह सिद्धांत होता है जिसमें कक्ष में शिक्षक और छात्र के बीच एक विषय वस्तु को लेकर या किसी विषय वस्तु को लेकर आदान प्रदान होता है। हम छात्रों तक वो ज्ञान पहुंचाते हैं पंचपदी प्रणाली द्वारा या पंचपदी विधि द्वारा, और छात्र उस सीखे हुए ज्ञान को अपने सहपाठियों में या फिर अपने शिक्षकों से शेयर करते हैं या उसको बताते हैं। नेक्स्ट है परिवर्तन का सिद्धांत। इस सिद्धांत में शिक्षण को एक ऐसी क्रिया माना गया है जिसके द्वारा स्वयं में या अन्य दूसरों में संबंधों, आदतों एवं अनुक्रियाओं का इस प्रकार विकास होता है कि उसमें अपेक्षित परिवर्तन हो, यानी कि उसके व्यवहार में अपेक्षित बदलाव हो। इस सिद्धांत ने इस मान्यता को स्थापित किया कि मानवीय व्यक्तित्व का स्वरूप उसके वातावरण के द्वारा निर्धारित होता है और व्यक्तित्व के इस निर्माण में कुछ अंश व्यक्ति के वैयक्तिक और सामाजिक अनुभवों का भी होता है और व्यक्ति में परिवर्तन की क्षमता उसकी नाड़ी संस्था की जैविक कोमलता के कारण होती है। जॉन एडम्स ने कहा है कि मानव जीवन में एक निश्चित काल कोमलता का काल होता है जब शिक्षा अपना कार्य सबसे अच्छे ढंग से करती है और उसके बाद इसकी प्रभावशीलता धीरे धीरे घटनी शुरू हो जाती है। शिक्षण के लिए अनेक मनोवैज्ञानिक और शिक्षाविदों ने इस मान्यता को मानकर अपने सुझाव दिए। शिक्षा का उद्देश्य बालक की योग्यता में परिवर्तन या सुधार लाना है, ये आप जानते हैं, जिससे वह अपने सामाजिक वातावरण में समायोजन स्थापित करे। इसी आधार पर इस सिद्धांत को परिवर्तन का सिद्धांत कहा गया है। अब इस सिद्धांत की भी कुछ अपनी विशेषताएं हैं, जैसे विषय सामग्री व्यवहार के प्रतिमान के रूप में ही होती है जिसे शिक्षक को व्यवस्थित करना होता है। दूसरी विशेषता हो सकती है कि शिक्षक के अन्य सिद्धांत मानसिक क्रियाओं पर आधारित हैं, जबकि यह सिद्धांत जो है वह उद्दीपन और अनुक्रिया के संबंधों पर आधारित होता है। यानी कि उद्दीपन और अनुक्रिया मतलब SR थ्योरी, स्टिमुलस और रिस्पांस,
अगर आप कोई चीज़ देते हैं तो अगला व्यक्ति प्रतिक्रिया करता है, और प्रतिक्रिया अगर नहीं कर रहा है तो दी हुई चीज़ें यानी कि वह स्टिमुलस सही नहीं है। तो ये मान सकते हैं कि परिवर्तन के सिद्धांत में ऐसा थ्योरी भी काम करता है, और यह मानता है कि उद्दीपन और व्यवहार के मध्य संबंध स्थापित किया जा सकता है इस सिद्धांत के द्वारा। इसके बाद एक विशेषता यह भी हो सकती है कि दंड और पारितोषिक का भी यह इस सिद्धांत में अपना महत्वपूर्ण स्थान है, कि अगर हम रिवार्ड दे रहे हैं, पनिशमेंट दे रहे हैं, तो भी यह सिद्धांत एक तरह से काम कर सकता है। अगर हम किसी बच्चे को रेनफोर्समेंट दे रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि हम उसके व्यवहार में परिवर्तन की अपेक्षा करते हैं और वो परिवर्तन दिखाई दे रहा है, इस नाते हमने रेनफोर्समेंट दिया। अगर उसको हम दंड दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम उसके व्यवहार में परिवर्तन की अपेक्षा कर रहे हैं, जिसके अनुरूप उसने कार्य नहीं किया, इस नाते उनको दंडित कर रहे हैं। तो परिवर्तन के सिद्धांत में दंड और परितोष या दंड और पुरस्कार दोनों का अपना स्थान है। नेक्स्ट है परस्पर खोज का सिद्धांत। यह सिद्धांत जो है, इस सिद्धांत का जो आधार है वह रिसर्च है, शोध है। क्योंकि इसमें साधारणतः शिक्षक एक निर्देशक के रूप में कार्य करता है। शिक्षक चूंकि अधिक अनुभवी होता है, उसे विधियों का अधिक ज्ञान होता है और उपयुक्त अधिगम को भी वह समझ सकता है, अतः वह छात्रों की मदद देता है, छात्रों को मदद करता है या छात्रों की मदद करता है, जिससे वे नवीन ज्ञान को सुगमता से सीख सके। शिक्षक ज्ञान की खोज और रचना में अत्यधिक मदद करता है। शिक्षण की इस विचारधारा को परस्पर खोज का सिद्धांत हम कहते हैं। इसके लिए यह आवश्यक है कि जो ज्ञान प्राप्त किया जाए वह शिक्षक और छात्र दोनों के लिए नया होना चाहिए। इस सिद्धांत का प्रयोग शोध और कला में बड़ी सरलता से किया जा सकता है, परंतु यह तभी संभव है जब शिक्षक अन्वेषण की कुछ विधियां जानता हो, खोज के कुछ मेथड उसको मालूम हो और खोजे हुए ज्ञान की प्रकृति और उपयोगिता को समझने में वह समर्थ हो। इसमें समस्त ज्ञान शिक्षक और छात्र पारस्परिक पूछताछ से प्राप्त करते हैं। इससे नवीन ज्ञान की जानकारी शिक्षक और छात्र दोनों को हो जाती है। यह सिद्धांत परस्परवादी शिक्षण विधियों जैसे भाषण विधि है, पाठ्यपुस्तक विधि, इसका विरोधी है। यानी कि जो परंपरागत शिक्षण विधि है कि लेक्चर मेथड है या पाठ्यपुस्तक विधि है, उसमें यह परस्पर सिद्धांत इसका विरोध करता है, मैंने उसको ये सही नहीं मानता। इसके अनुसार वास्तविक ज्ञान खोज या अन्वेषण द्वारा ही संभव है, इस पर वह ज़्यादा बल देता है। इसके अंतर्गत किसी भी एक छात्र या अनेक छात्रों के द्वारा समस्या प्रस्तुत करने पर सभी मिलकर हल करने का प्रयास करते हैं। शिक्षण की भूमिका उन्हें सही व वास्तविक समस्याओं से अवगत कराने की होती है। क्यों? क्योंकि शिक्षक अधिक जानता है, शिक्षक के पास जानकारी अधिक है, विधियों का ज्ञान अधिक है, इस नाते वह वास्तविक समस्याओं से अवगत कराता है। वह छात्रों के द्वारा प्रस्तुत समस्याओं की पहल में भाग लेता है और उसका भागीदार बनता है। इस सिद्धांत की भी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे अध्ययन की विषय सामग्री का बिंदु पथ विद्यार्थी के अंदर और बाहर हो सकता है। चूंकि वह खोज का सिद्धांत है, इंक्वायरी प्रिंसिपल है, इस नाते छात्र के अंदर जो विषय सामग्री का बिंदु पथ है वह अंदर भी हो सकता है, यानी कि वह सोच भी सकता है और वह बाहर भी दिखाई दे सकता है, जिसके आधार पर वह अधिगम करना चाहता है या शोध के द्वारा अधिगम करना चाहता है। दूसरी विशेषता है कि इसके लिए अधिगम सिद्धांत का निर्धारण करना कठिन है। अनुभव द्वारा अधिगम करना ही उपयुक्त माना जा सकता है इस सिद्धांत में। और जो तीसरी विशेषता है कि इसके लिए अन्वेषण विधि और समस्या समाधान विधि ही उपयुक्त रहती है, जिसमें शिक्षक और छात्र दोनों ही भाग लेते हैं और क्रियाशील रहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।